नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे को भाजपा ने बताया ऐतिहासिक, पेश किया 10 कदम रिपोर्ट कार्ड। कहा भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक स्थायी शक्ति के रूप में उभरा। विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर सवाल उठाए जाने पर भाजपा का पलटवार। आखिर कहां गायब है राहुल गांधी? 10 जुलाई को प्रयागराज के बाद जाना था पटना, कहीं विदेश में तो नहीं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का बड़ा ऐलान। 15 अगस्त तक पूरा होगा परिसर का निर्माण कार्य। कहा राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं, आस्था के साथ भक्त कर रहे दर्शन। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में सामूहिक वृक्षारोपण अभियान का किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महायज्ञ अभियान के तहत प्रदेश भर में रोपे गए 35 करोड़ से अधिक पौधे। देश भर में अभियान जारी। और ओमान के तट के पास भारतीय चालक दल वाले जहाज पर हुए हमले की विदेश मंत्रालय ने की कड़ी निंदा। 10 भारतीय नागरिक सुरक्षित, एक के लापता होने की खबर। कूटनीतिक समाधान की दोहराई बात। और सुर्खियों की बात, खबरों पर नजर विस्तार से। समुद्र की लहरों से लेकर वैश्विक शक्ति संतुलन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा को भाजपा ने भारत की कूटनीतिक सफलता का नया अध्याय बताया। 10 कदम के जरिए पार्टी ने इन उपलब्धियों को गिनाया और साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला। देखिए खास रिपोर्ट। कूटनीति केवल हाथ मिलाने का नाम नहीं होती। कभी यह समुद्र की लहरों पर रणनीति लिखती है, कभी ऊर्जा सुरक्षा का भविष्य तय करती है, तो कभी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत के लिए नए दरवाजे खोल देती है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, 3 देश, 3 राजधानियां, लेकिन संदेश एक। भारत अब केवल वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी दिशा तय करने वाली शक्ति बन रहा है। पीएम मोदी की इस यात्रा को भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक बताते हुए इसकी उपलब्धियों को 10 का दम के रूप में पेश किया। पार्टी की ओर से कहा गया कि पीएम की इस यात्रा से हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में भारत को रणनीतिक बढ़त मिली है। रक्षा और समुद्री सुरक्षा को नई मजबूती मिली, तो क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग बढ़ा है। व्यापार और निवेश को नई गति मिली। विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा स्थापित हुई। सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्तों का विस्तार हुआ। डिजिटल और शिक्षा साझेदारी का एक नया आयाम दिखा, तो खेल सहयोग का नया अध्याय लिखा गया। लोगों से लोगों के रिश्तों को नई ऊर्जा मिली और वैश्विक भागीदारी में भारत की निर्णायक भूमिका को पूरी दुनिया ने देखा। जकार्ता में रक्षा और समुद्री साझेदारी, मेलबर्न में ऊर्जा सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और असैन्य परमाणु सहयोग, तो ऑकलैंड में रणनीतिक साझेदारी, एफटीए और हिंद प्रशांत पर साझा दृष्टि। 3 यात्राएं, लेकिन उपलब्धियों का दायरा कहीं बड़ा। बीजेपी की ओर से कहा गया कि इन दौरों ने भारत को हिंद महासागर से लेकर दक्षिण प्रशांत तक नई रणनीतिक बढ़त दिलाई है और विश्व राजनीति में भारत की स्वीकार्यता को पहले से कहीं अधिक मजबूत किया है। माननीय प्रधानमंत्री अब इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया गए, पैसिफिक के उसी लाइन में ऑस्ट्रेलिया गए और फिर न्यूजीलैंड गए। इन तीनों के विजिट से, इन तीनों के आपस के आचार विचार से इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन, ये दोनों क्षेत्र पे एक जबरदस्त पकड़, सामरिक, आर्थिक, वैचारिक और आर्थिक, इकोनॉमिकल, स्ट्रैटेजिक और उसके साथ साथ आप पीपल सेंट्रिक
जनता के बीच आदान प्रदान का, कल्चर का, इन सब का एक बहुत बड़ा सेतु बना। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री की इन यात्राओं ने केवल समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं करवाए, बल्कि भारत की उस बदलती वैश्विक भूमिका को भी रेखांकित किया, जहां कभी भारत अवसरों की तलाश करता था और आज दुनिया भारत के साथ साझेदारी की इच्छुक दिखाई देती है। यही वजह है कि पार्टी इसे नए भारत की नई कूटनीतिक पहचान बता रही है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए पलटवार किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके निजी विदेश दौरे को लेकर भी निशाने पर लिया। पार्टी ने सवाल उठाया कि जिन राहुल गांधी का 10 जुलाई को प्रयागराज और फिर पटना का कार्यक्रम तय था, वे अचानक सार्वजनिक कार्यक्रमों से क्यों गायब हो गए। बीजेपी ने इसे राहुल गांधी की राजनीतिक कार्यशैली और गंभीरता से जोड़ते हुए कई सवाल खड़े किए। राहुल बाबा कहाँ है? ढूंढिए, ढूंढिए जरा, कहाँ है? उनका कुछ होने वाला था, प्रयागराज में कोई कार्यक्रम 10 जुलाई को पोस्टपोन्ड हो गया, पटना में भी कार्यक्रम था, वह भी पोस्टपोन्ड हो गया। इसमें कोई स्टैंप लगा हुआ है लंदन, आइसलैंड, जर्मनी, पता नहीं कहाँ है। वह भी टूर कर रहे हैं। यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए। प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर, मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए, उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही हो। विदेश नीति की सफलता और घरेलू राजनीति में भी बढ़त। रविवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने दोनों मोर्चों पर अपने तीखे तेवर बरकरार रखे। कुल मिलाकर हिंद प्रशांत के समुद्री गलियारों से लेकर विश्व मंच तक भारत अपनी उपस्थिति लगातार मजबूत कर रहा है, तो वहीं देश के भीतर विपक्ष की नकारात्मक राजनीति और उनके नेताओं की कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहे हैं। नई दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जहां आस्था इतिहास से मिलती है और इतिहास भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है, उस अयोध्या से आज कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आए हैं। राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक में केवल पत्थरों और परिसर की नहीं, बल्कि राम कथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की रूपरेखा भी तय हुई है। निर्माण से लेकर संग्रहालय, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और ट्रस्ट की तैयारियों तक हर पहलू पर हुआ विस्तार से मंथन। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक के तीसरे और अंतिम दिन समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 चरणों में हुई इस बैठक में रामकथा संग्रहालय और मंदिर निर्माण से जुड़े कई अहम विषयों पर अंतिम फैसला लिया गया। बैठक में संग्रहालय की अवधारणा, निर्माण कार्य की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि रामकथा संग्रहालय की सभी गैलरियों की स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। संग्रहालय में एक गैलरी में भगवान राम और देश की नदियों के साथ भगवान जुड़े यात्राओं में कहाँ उनकी किससे भेंट हुई, क्या लक्ष्य था, इन सब पर मिलकर एक इमर्सिव टेक्नोलॉजी से एक गैलरी बनाई जाएगी। 1600 से 1800 करोड़ रुपए में मंदिर की पूर्ति होगी, जिसमें संग्रहालय की भी धनराशि जुड़ी। मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पर नृपेंद्र मिश्रा ने साफ किया कि जो भी सीईओ नियुक्त होंगे वो पूरी तरह ट्रस्ट के अंतर्गत ही काम करेंगे। मुख्य प्रबंधक अधिकारी होंगे तो वह ट्रस्ट के अधीन प्रबंधन का कार्य देखेंगे और यह तो ट्रस्ट पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार का डेलीगेशन सीईओ को करते हैं, और जैसा डेलीगेशन करेंगे वैसे ही फिर सीईओ जो है वो अपना स्टाफ वहां पर व्यवस्था की करेंगे। मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या कम होने की चर्चाओं को नकारते हुए नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि दर्शनार्थियों की संख्या में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के मन में भगवान राम के प्रति आस्था, अर्चना या आरती को लेकर एक भी शिकायत नहीं है। पिछले महीनों से मैं ये पूछता हूँ, जवाब होता है अरे भगवान के मंदिर में आने में कैसा लगेगा। उनके मन में
या नहीं था कि इस मंदिर में व्यवस्था, भगवान राम के प्रति आस्था, कहीं पर कोई शिकायत नहीं थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी आंकड़े जारी कर श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आने की अफवाहों का खंडन किया है। ट्रस्ट ने पुलिस कंट्रोल रूम के आंकड़ों के आधार पर 21 जून से 3 जुलाई तक वर्ष 2025 और 2026 के श्रद्धालुओं की संख्या जारी की है। आंकड़ों के मुताबिक 21 जून 2026 को 94,419 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि 2025 में यह संख्या 81,303 थी। 24 जून को 84,124, 25 जून को 85,510, 26 जून को 97,603, 27 जून को 97,134 और 28 जून को सबसे अधिक 1,02,672 श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। 1 जुलाई को 89,653, 2 जुलाई को 83,863 और 3 जुलाई को 87,652 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। राम मंदिर दान चोरी के आरोपों पर भी ट्रस्ट की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास जी महाराज ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व सनातन धर्म की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। सनातन धर्म पर आक्षेप, आरोप, बदनाम करने की चेष्टा जो कर रहे हैं, ये उचित नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दूध का दूध, पानी का पानी सब अलग करके रख देंगे। इस बीच कर्नाटक के बेलगावी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया। सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, यह विश्वास व्यक्त किया। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की गई है कि वह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में लिए गए फैसलों से स्पष्ट है कि मंदिर परिसर के विकास, राम कथा संग्रहालय के निर्माण और ट्रस्ट के प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। अब 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट बैठक पर सभी की नजरें रहेंगी, जहां कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिए जाने की संभावना है। ब्यूरो इनपुट के साथ लखनऊ से विकास सिंह की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। धरती का श्रृंगार, भविष्य का आधार। जब एक पौधा मिट्टी में रोपा जाता है तो उसके साथ उम्मीद, जीवन और आने वाली पीढ़ियों का विश्वास भी अंकुरित होता है। एक पेड़ मां के नाम के संकल्प के साथ आज देश भर में हरियाली का महाअभियान देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे रोपकर नया कीर्तिमान बना, तो गुजरात से दिल्ली तक पर्यावरण संरक्षण जन भागीदारी का उत्सव बन गया। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। धरती को हरा भरा बनाने और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ देश भर में वृक्षारोपण अभियान तेज हो गया है। गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एएमसी के मिशन 5 मिलियन ट्री अभियान के तहत सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पेड़ मां के नाम अभियान देखते ही देखते जन आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस के मंत्र के साथ देश पर्यावरण संरक्षण और विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। अमित शाह ने कहा कि इस अभियान का मकसद सिर्फ पेड़ लगाना नहीं, बल्कि स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर पर्यावरण तैयार करना है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने भी पिछले 7 वर्षों में देश भर में 7 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। वहीं अहमदाबाद में जन भागीदारी से चल रहे इस अभियान से शहर के तापमान को कम करने और प्रदूषण घटाने में मदद मिलने की उम्मीद जताई गई है। उधर नई दिल्ली के पास पूसा परिसर में आयोजित पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम और वृक्ष मित्र संवाद में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का रोड मैप रखा। देश भर से जुड़े करीब 17,000 वृक्ष मित्रों को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर परिवार जन्मदिन, शादी की सालगिरह
और शुभ अवसरों पर पेड़ लगाने की परंपरा शुरू करें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पर्यावरण संकट सिर्फ प्रकृति का नहीं बल्कि मानव जीवन से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने जल, मिट्टी संरक्षण, ऊर्जा बचत और प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया। पेड़ जीवन दे रहे हैं, ये पेड़ लगाना नहीं है, ये जिंदगी रोपना है, ये जीवन लगाना है। और इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि भाई जितनी ऑक्सीजन तुम्हें जीने के लिए चाहिए, अपनी सांसों के लिए तो ऑक्सीजन का इंतजाम कर लो पेड़ लगा के। वहीं उत्तर प्रदेश में भी महावृक्षारोपण अभियान 2026 की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में 35 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, एक्सप्रेसवे, स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों और सरकारी परिसरों में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया गया। एक पुत्र के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी से कहा कि हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी है आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य हम देना चाहते हैं, इस राष्ट्रीय कर्तव्य मान करके भी हम सबको इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। और इसी अभियान का हिस्सा बनने के लिए इन्होंने जो सबसे सुंदर थीम प्रत्येक भारतवासी के लिए दी, वह दी एक पेड़ मां के नाम। गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य जगहों पर चल रहे ये अभियान एक ही संदेश दे रहे हैं। पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। एक पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करना आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, बेहतर जलवायु और सुरक्षित भविष्य की नींव बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? I wanted more out of life. बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की 5 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रतिनिधिमंडल में उन्नत विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रत्न एवं आभूषण, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा और डिजाइन जैसे क्षेत्रों की प्रमुख भारतीय कंपनीज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बयान के अनुसार गोयल 13 जुलाई को स्पेन में भारत स्पेन व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधि मोटर वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे, कृत्रिम मेधा, सेमीकंडक्टर, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग और निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे। बयान के अनुसार भारत यूरोपीय संघ व्यापार गोलमेज सम्मेलन और व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की पूर्ण बैठक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कारोबार सुगमता, टिकाऊ प्रौद्योगिकी और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। पीयूष गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम में थेल्स ग्रुप के प्रतिनिधि एलेन केवरीन और सिलॉक्स ग्रुप के प्रतिनिधि जीन क्रिस्टोफ बोगार्ट के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्तर की बैठकें करेंगे। गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड में भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 27 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने फाइनल किया था, उसके तहत इन देशों में हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए बिजनेस डेलीगेशंस के साथ मैं आज रात को जा रहा हूं। 4 देशों की यात्रा है। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के साथ 14-15 तारीख को ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग है, जिसमें निर्यात करने में या व्यापार करने में जो समस्याएं आती है उसको हम सुलझाते हैं और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से यूरोप से नई टेक्नोलॉजीज भारत में आए और भारत की विकास यात्रा में सहयोग दें, उसका भी चर्चा ब्रसेल्स में होने जा रही है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते का लाभ 15 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस तारीख से भारत से ब्रिटेन जाने वाले सभी उत्पादों पर आयात शुल्क 0 हो जाएगा। इससे किसानों, मछुआरों, एमएसएमई और घरेलू उद्योगों को बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि समझौते में डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी शामिल है, जिसके तहत ब्रिटेन में 5 साल तक काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को वहां के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में योगदान नहीं देना होगा। इससे उनकी बचत भारत के भविष्य निधि खाते में जमा होगी। पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के व्यापार और आर्थिक संबंधों को नई मजबूती देगा। उन्होंने ये भी बताया कि वो व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ 4 देशों के दौरे पर जा रहे हैं, जहां भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। यूके के साथ जैसे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिससे 15 तारीख से सभी सामान जो निर्यात होगा भारत से यूके बिना ड्यूटी के यूके जा सकता है। इससे हमारे मछुआरों को, हमारे किसानों को, एमएसएमई सेक्टर को, उद्यमियों को, व्यापार निर्यातकों को, सबको बड़ा लाभ होगा। ढेर सारे रोजगार के अवसर तैयार होंगे। भारत सरकार ने कतर के पूर्व अमीर और फादर अमीर हिज हाइनेस शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर 13 जुलाई को पूरे देश में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। राजकीय शोक के दौरान देश भर में सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और इस दिन कोई भी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जल्द ही कतर जाकर भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि हम कतर के पूर्व अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। वो एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के ऊंचे स्तर तक पहुंचाया। हम उन्हें एक सच्चे दोस्त के तौर पर भी याद करते हैं। मुझे फरवरी 2024 में कतर की अपनी पिछली यात्रा के दौरान उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। मैं कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी, पूरे शाही परिवार और कतर की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।
इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।